लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ एसबीआईएल। और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन नंबर 6 विच इज कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला लेसन स्टार्ट किया था, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, और आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो कल की क्लास में मैंने बेसिकली आपको बताया था कि अगर इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कि एक कंपनी को आप दूसरी कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वन क्लास ऑफ कंपनी को आप अनदर क्लास ऑफ कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, हाउ टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कंपनी इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, how to convert one type of business entity into another type of business entity. तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 18 में, क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सेक्शन 18 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बताया था अगर कभी भी आपको एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है, वन क्लास ऑफ कंपनी को अनदर क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू ऑल्टर योर एमओए एंड यूए। तो सेक्शन 18 आपको ये बोलता है कि अगर आपको वन क्लास ऑफ कंपनी को अनदर क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ऑल्टर योर एमओए एंड यू नीड टू ऑल्टर योर एओए। और एमओए एओए ऑल्टर करने के बाद आप आरओसी को अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड देन आरओसी आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन क्लोज करके आपके न्यू डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर देता है और आपका न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 18 विच इज प्रिटी सिंपल। सेक्शन 18 बस आपको इतना ही बोलता है कि भाई साहब अगर आपको कोई भी कंपनी को कन्वर्ट करना है वन टाइप से अनदर टाइप में, आपको किसी भी कंपनी को कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू ऑल्टर योर एमओएवे। एमओएवे तो ऑल्टर करना ही होगा, और अपन पढ़ चुके हैं एमओएवे वाले चैप्टर में कि एमओएवे कैसे ऑल्टर करते हैं, एसआर पास करके, एज पर सेक्शन 13 एंड एज पर सेक्शन 14। फिर उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि वैसे तो सेक्शन 18 सारे कन्वर्जन के लिए अप्लाई होता है, पर हर कन्वर्जन के लिए कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा रूल्स भी दिए हुए हैं रूल्स के अंदर। जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो एमओए तो ऑल्टर करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट इनफ। उसके साथ साथ आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे आईएनसी 27 आपको फाइल करना होगा आरओसी को 15 डेज के अंदर अंदर। सो हर कन्वर्जन के लिए ना सेक्शन 18 के साथ कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए हैं फॉर एवरी टाइप ऑफ कन्वर्जन, वो हमें पढ़ने हैं। तो कल की क्लास में हमने प्राइवेट टू पब्लिक का कन्वर्जन सीख लिया था और पब्लिक टू प्राइवेट का कन्वर्जन जो कि बहुत बड़ा था वो हमने सीख लिया था। बस आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अगर आपको ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है या प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, दैट वी विल स्टडी टुडे। ओके, तो एवरीवन प्लीज कम टू पेज नंबर, ये हमने कर लिया था फर्स्ट, प्राइवेट टू पब्लिक का हमने कन्वर्जन कर लिया था। फिर उसके बाद हमने पब्लिक टू प्राइवेट का भी कन्वर्जन कर लिया था। फिर उसके बाद यस, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी लास्ट में कर लेंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे ये नॉर्मल ही है। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी ये नॉर्मल ही है, इसको लास्ट में कर लेंगे। पहले कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, इसको भी लास्ट में कर लेंगे, इसको तो एलएलपी वाले चैप्टर के बाद ही करेंगे। एलएलपी इनटू कंपनी, इसको भी एलएलपी वाले चैप्टर के बाद ही करेंगे। जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 141 ऑफ योर आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में। प्लीज एवरीवन कम टू पेज नंबर 141। Please everyone come to page number 141 of your ICSI study material, where we'll be studying about conversion of one person company into public or private company. अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। Yes, everyone to the board. सबसे पहले अगर आपकी वन पर्सन कंपनी है, क्या है वन पर्सन कंपनी, आपको पता है वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी इज ऑल टुगेदर सेपरेट कैटेगरी। ऑल्दो आपको ये बात पता है कि वन पर्सन कंपनी इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट वन पर्सन कंपनी एक सेपरेट कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी। तो मैम अगर आपको ना वन पर्सन कंपनी को कन्वर्ट करना है, यू वांट टू कन्वर्ट वन पर्सन कंपनी into a private or public companies, can you? Yes you can, yes you can। अगर आपको वन पर्सन कंपनी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं क्या? हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर हमें 1% कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको अगर 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, अगर आपको 1% कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। सो मैम प्रोसेस क्या है उसका, व्हाट इज द प्रोसेस? देखो, सबसे पहले तो 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर लगते हैं पता होना चाहिए आपको। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर लगते हैं। और मैम पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर लगते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर लगते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपको अपनी ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो मेंबर बढ़ाना पड़ेगा ना। एक ही मेंबर है तो आपको मिनिमम 2 मेंबर बढ़ाना होगा और 7 मेंबर बढ़ाना होगा। हाँ मैम, 1% कंपनी का नाम चेंज करना होगा, 1% कंपनी के नाम में ओपीसी होता है उसको हटाना होगा। तो बेसिकली आपको एमओएवे ऑल्टर करना होगा। एमओएवे तो ऑल्टर करना ही होगा एज पर सेक्शन 18। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट नॉर्मल कन्वर्जन का सेक्शन। सेक्शन 18 सारे कन्वर्जन को अप्लाई होता है। सेक्शन 18 सारे कन्वर्जन को अप्लाई होता है, तो आपको सेक्शन 18 तो फॉलो करना ही होगा, एमओएवे तो ऑल्टर करना ही होगा। अब एमओएवे ऑल्टर कैसे करते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कहां पर? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में। तो नॉर्मली कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? जनरल मीटिंग बुलाते हैं, सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं और जनरल मीटिंग में वोटिंग होती है और फिर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो है हम एमओएवे ऑल्टर करते हैं। बट मैम एक बात बताओ, 1% कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है ना। 1% कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है, तो जनरल मीटिंग कैसे करेंगे? जनरल मीटिंग का तो क्वेश्चन ही, सवाल ही नहीं उठता है। एक अकेला बंदा अपने आप से थोड़ी मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना। मीटिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। मीटिंग का मतलब ही वही होता है। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग। बट मैम 1% कंपनी के केस में तो एक ही मेंबर होता है, तो 1% कंपनी को जनरल मीटिंग करने की दरकार नहीं होती है। 1% कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट जनरल मीटिंग। 1% कंपनी को जनरल मीटिंग करने की दरकार नहीं होती है। तो मैम 1% कंपनी के केस में रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? देखो, एक मेरे को बात बताओ, नॉर्मल कंपनी है, मान के चलो एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें 1 लाख शेयर होल्डर्स है, 50 लाख शेयर होल्डर्स है। तो वहां पर अब सबके पास कुछ ना कुछ परसेंट शेयर होल्डिंग है। अब नॉर्मल कंपनी में अपन को ओआर एसआर कहीं 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 ओआर लगता है, कहीं एसआर लगता है। ओआर यानी हमें 50% मेजोरिटी अप्रूवल चाहिए, मोर देन 50%। एसआर यानी हमें 75% अप्रूवल चाहिए, ओआर एसआर। बट एक बात बताओ, 1% कंपनी के केस में तो एक ही मेंबर होता है ना, तो उसके पास तो 100% शेयर्स होंगे ना। बात को समझो ना, 1% कंपनी पर होता है, ओआर एसआर का तो कंसेप्ट ही नहीं आता है। क्यों मैम? क्योंकि एक बात बताओ, 1% कंपनी के केस में अगर ओनर को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अकेला वोट करेगा। अगर वो हाँ बोलेगा तो 100% अप्रूवल मिल गई, वो ना बोलेगा तो 0% अप्रूवल। हाँ, ओआर एसआर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है 1% कंपनी के केस में। जनरल मीटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1% कंपनी के केस में एक लौता अकेला मेंबर होता है। बात को समझो यार, जब एक नॉर्मल कंपनी होती है, प्राइवेट या पब्लिक, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबके पास अलग अलग होल्डिंग होती है, तब वहां पर ओआर एसआर का कंसेप्ट होता है कि अगर ओआर पास करना है तो मेजोरिटी अप्रूवल चाहिए मोर देन 50%, और अगर एसआर पास करना है तो 25% अप्रूवल चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट माय डियर आप बात को समझो। इस केस में, कौन से केस में? 1% कंपनी के केस में तो एक ही मेंबर है जिसके पास 100% शेयर्स हैं, तो अगर वो वोट करेगा तो ओआर एसआर सब पास हो जाएगा भाई, 100% अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसीलिए ना 1% कंपनी के केस में ना ऐसा कोई ओआर एसआर का कंसेप्ट नहीं होता है। 1% कंपनी के केस में जो सिंगल मेंबर होता है ना, जिसको अपन सोल मेंबर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन? सोल मेंबर। सोल मेंबर यानी जो एक लौता बंदा होता है, अगर वो लिखित में रेजोल्यूशन पास कर दिया, यानी कि डिसीजन लिया गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, डिसीजन अप्रूव्ड, और अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो दैट्स इट। 1% कंपनी के केस में ना अलग से मीटिंग नहीं बुलानी पड़ती है, क्योंकि वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है ना, एक अकेला बंदा है, एक अकेला बंदा है। तो 1% कंपनी के केस में ओनर्स की अप्रूवल हम कैसे लेते हैं? 1% कंपनी के केस में हम ओनर्स की अप्रूवल कैसे लेते हैं आपको पता है? 1% कंपनी के केस में हम ओनर्स की अप्रूवल कैसे लेते हैं? जो सिंगल मेंबर होता है, जो सोल मेंबर होता है ना, वो अपना डिसीजन को रिकॉर्ड कर देता है, रिजोल्यूशन को रिकॉर्ड कर देता है और कंपनी को सेंड कर देता है।
वन पर्सन कंपनी को सेंड कर देता है, उस तरीके से हम बोलते हैं कि वन पर्सन कंपनी में डिसीजन लिया गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वन पर्सन कंपनी के केस में ना, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं भी कंपनीज एक्ट में ओआर ऐसा रिक्वायर्ड है, तो वो रेजोल्यूशन कैसे पास होगा वन पर्सन कंपनी के केस में? कुछ नहीं, जो सिंगल मेंबर है वो रेजोल्यूशन पास करेगा लिखित में, राइटिंग में रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को सेंड कर देगा, हो गया रेजोल्यूशन पास। ओआरबी, एसआरबी सब कुछ पास हो गया और डिसीजन लिया गया। यानी कि वन पर्सन कंपनी के केस में एजीएम का कंसेप्ट ही नहीं होता है, मीटिंग नहीं होती है, जनरल मीटिंग नहीं होती है वन पर्सन कंपनी के केस में। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो सिंगल मेंबर जो है वो अपना रेजोल्यूशन लिखित में बनाएगा और कंपनी को भेज देगा और मान लिया जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हो गया है। ये होता है वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैम, इतना तो समझ में आ गया। हाँ मैम, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कोई बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो मुझे बता देना, राइट? कोई डिस्टर्बेंस होगा, कोई बैकग्राउंड नॉइज होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, बट आप लोग बता देना। ओके, यस मैम, इतना तो समझ में आ गया। मैम, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना कि वन पर्सन कंपनी के केस में रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं, ये आप लोग जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में भी आएगा ये वाला टॉपिक फिर से। ओके, सो मैम, हम पढ़ रहे थे कि अगर हमें ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 आपको एमओए में ऑल्टर करना होगा एज पर सेक्शन 13 एंड 14। अब मैम, एमओए में ऑल्टर करने के लिए तो नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट वन पर्सन कंपनी के केस में कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे? तो ये जो तरीका है, ऐसे रेजोल्यूशन पास होता है वन पर्सन कंपनी में। और ये कहां दिया है पता है? ये दिया है सेक्शन 122 में, जो कि जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में आएगा। जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में आएगा, वहां पर फिर से पढ़ेंगे अपन सेक्शन 122। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहां पर देखो, आपको बोल रहा है कि आपको अगर वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है, अगर आपको वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको एमओए में ऑल्टर करना होगा एज पर सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 बाय पासिंग रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 122। सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास होता है, सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास होता है और जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू होल्ड जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग करने की कोई दरकार नहीं है, जनरल मीटिंग करने की कोई नीड नहीं है। और उसके अलावा मैम, उसके अलावा अब आपको चेक करना होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर है कि नहीं, क्योंकि वन पर्सन कंपनी के लिए आपको पता है मिनिमम 1 मेंबर लगता है, 1 डायरेक्टर लगता है, बट प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर लगते हैं और मिनिमम 2 डायरेक्टर लगते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स लगते हैं और मिनिमम 3 डायरेक्टर लगते हैं। तो आपको चेक करना होगा भाई, आप वन पर्सन कंपनी से प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो अगर प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा के 2 करने होंगे, एक और मेंबर ऐड करना होगा। और अगर आप ओपीसी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा के 7 करने होंगे। सेम आपको डायरेक्टर के लिए भी चेक करना होगा कि अगर आप ओपीसी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर आप ओपीसी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल नॉट रिलेवेंट। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर चेक करना होगा कि आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद भाई साहब, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है तो आपको एमजीटी 14 फाइल करना होगा 30 दिन के अंदर, और क्योंकि आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो आपको डीआईआर 12 भी फाइल करना होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। खैर ये तो एडिशनल बात है, इसको एक बार छोड़ दो। अब फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म नंबर आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर ओपीसी से प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करते हो या फिर प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट करते हो तो एक फॉर्म है जो आपको आरओसी को फाइल करना होता है टू रजिस्टर द कन्वर्जन फ्रॉम ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक और फ्रॉम प्राइवेट टू ओपीसी। अगर ओपीसी से कन्वर्ट कर रहे हो या कन्वर्ट करके ओपीसी बना रहे हो तो जो फॉर्म आपको आरओसी को फाइल करना होता है टू रजिस्टर द कन्वर्जन इज INC 6। कौन सा फॉर्म आपको आरओसी को फाइल करना होगा? यू हैव टू फाइल INC 6। INC 6 आपको फाइल करना होगा। कौन सा फॉर्म आपको आरओसी को फाइल करना होगा? INC 6। INC 6। So now your company has to apply to ROC in the form number INC 6। उसके साथ हमें एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा which is EMOA and EAOA। पहले और भी डॉक्यूमेंट्स है बट अभी अमेंड हो चुका है और हट चुका है। और उसके बाद ROC एग्जामिन करेगी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ROC आपको कन्वर्ट करने से पहले ROC आपको OPC से
प्राइवेट या पब्लिक कन्वर्ट करने से पहले आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी और अगर सब सही लगेगा तो आरओसी अप्रूव कर देगी आपका कन्वर्जन और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी। मैम समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, एक चीज ध्यान से सुनो। अगर आप ओपीसी से प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट अ 1 पर्सन कंपनी इनटू सेक्शन 8 कंपनी। यू कैन नॉट कन्वर्ट अ 1 पर्सन कंपनी इनटू सेक्शन 8 कंपनी। क्यों मैम, क्यों? कि 1 पर्सन कंपनी एकदम अलग कंसेप्ट होता है, सेक्शन 8 कंपनी एकदम अलग कंसेप्ट होता है। सेक्शन 8 कंपनीज बेसिकली चैरिटी कंपनीज होती हैं जिनको अलग से सेपरेट बेनिफिट दिया जाता है कंपनीज एक्ट में। तो 1 पर्सन कंपनी के लिए अलग प्रिविलेजेस होते हैं, सेक्शन 8 कंपनी के लिए अलग प्रिविलेजेस होते हैं, इसीलिए यू कैन नॉट कन्वर्ट अ 1 पर्सन कंपनी इनटू सेक्शन 8 कंपनी। आवे क्लियर विद दिस? हाँ मैम, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 8 कंपनी। मैम क्या करना होगा? देखो सबसे पहले तो हमें पता है हर कन्वर्जन के लिए सबसे पहले अपन को एमओएवे ऑल्टर करना होता है। एमओएवे ऑल्टर क्योंकि ओपीसी है तो हम कैसे ऑल्टर करेंगे? बाय पासिंग रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 122। मीटिंग नहीं बुलाएंगे, मीटिंग नहीं बुलाएंगे। सेक्शन 122 के अगेंस्ट, सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग सिंगल मेंबर है वो रेजोल्यूशन पास करेगा। उसके बाद आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाने होंगे। जब ये सारा काम हो जाए, अब आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा। आरओसी, आरओसी प्लीज रजिस्टर द कन्वर्जन। आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा और आप आरओसी को कैसे अप्लाई करेंगे? आप आरओसी को अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म नंबर INC6 और उस INC6 के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा जिसका नाम है EMOA और EAOA। उसके बाद आरओसी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और अगर सब सही होगा तो आरओसी आपके 1 पर्सन कंपनी को रजिस्टर कर देगा बाई गिविंग फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको आरओसी इश्यू कर देगा। आवे क्लियर विद दिस? हाँ मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या करना होगा मैम, क्या क्या करना होगा बताओ ना। ओपीसी टू प्राइवेट या पब्लिक, एमओए में ऑल्टर करना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर बढ़ाना होगा बस, और उसके बाद INC6 आरओसी को फाइल कर दो अटैचमेंट के साथ EMOA में, बस। आरओसी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। एज इजी एज दैट। समझ में आया? हाँ मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर आ गया समझ में तो आइए एक बार बुक से रीड ले लेते हैं। क्या हम इसे बुक से रीड ले सकते हैं? जल्दी से आओ, एक बार हम इसे बुक से रीड ले लेते हैं। यस। यस, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। 1 person company refers to a form of company that is only 1 person as a member, unlike private company where the minimum number of members are 2 and unlike public company where the minimum number of members are 7. We already know what is 1 person company. अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विथ रूल 6। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्शन 18 तो सारे कन्वर्जन को अप्लाई होता ही है। साथ ही साथ स्पेसिफिकली फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इंटू प्राइवेट और पब्लिक के लिए रूल 6 बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप सिर्फ सेक्शन 18 नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 18 रीड विथ रूल 6। तो सेक्शन 18 रीड विथ रूल 6 ये बताता है कि आप वॉलंटरली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ओपीसी को इनटू एनी अदर कंपनी, राइट। अब यहां पर आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, व्हाट इज नेसेसरी when conversion is necessary into public or private company।
जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। आप क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी कन्वर्ट करने के लिए, फॉर कन्वर्टिंग ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। सबसे पहले आपको ऑल्टर करना होगा अपना एमओए और एओए बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 122। मीटिंग बुलाने की दरकार नहीं है क्योंकि 1% कंपनी है, आपको सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करना होगा। यस, उसके बाद 1% कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। क्यों अदर देन सेक्शन 8 कंपनी? Because why other than section 8 company? Because my dear, 1% company cannot be converted into section 8 company। 1% company के लिए अलग से exemptions होते हैं, section 8 company के लिए अलग exemption होते हैं, दोनों एकदम अलग केस होते हैं। आप 1% company को section 8 company में convert नहीं कर सकते। After of member and minimum number of directors to 2 or 7 or 2 or 3। माय डियर, अगर आपको कन्वर्ट करना है 1% कंपनी से पब्लिक और प्राइवेट, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाने होंगे। एंड उसके बाद यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ई फॉर्म 6 फॉर द कन्वर्जन टू आरओसी। और उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। और पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे, बट अभी अमेंड हो चुका है। अभी रिसेंटली 2023 में अमेंडमेंट आया है। यस दिव्या, सिर्फ ईएमओ और ईओए ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट आ चुका है। तो यहां पर आप इसको कट करेंगे अलोंग विथ इसको, आप पूरे को कट कर देंगे और यहां लिख देंगे डिलीटेड बाय अमेंडमेंट। मैं आपको दिखा देती हूँ, अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट के द्वारा ये डिलीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अगर बेयर एक्ट खोलेंगे, तो बेयर एक्ट खोलने के बाद आप जैसे ही रूल्स में जाएंगे, रूल्स में जाने के बाद हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कन्वर्जन वाला चैप्टर कर रहे हैं, राइट? इनकॉर्पोरेशन। आप जैसे ही इनकॉर्पोरेशन रूल्स में जाएंगे, तो यहाँ रूल 6 मिलेगा आपको, दिख रहा है रूल 6 कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। रूल 6 में मैंने क्लिक किया तो ये रूल 6 खुल गया। अब यहाँ पर देखो ये अमेंड हो चुका है, सब्स्टिट्यूटेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहाँ पर दिख रहा है सब्स्टिट्यूटेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2023। अमेंडमेंट लास्ट ईयर अमेंड हो चुका है। और पहले ना आपको ईएमओ ईओए लगता था, बट अब ये अमेंड हो चुका है। तो अब आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट, सॉरी, पहले बहुत सारे अटैचमेंट्स लगते थे आईएनसी 6 के साथ, बट अब सिर्फ एक अटैचमेंट लगेगा आईएनसी 6 के साथ, विच इज ईएमओ ईओए। आप ये वाली लाइन पढ़ सकते हो। ये वाली जो लाइन है ना, थर्ड वाली लाइन, ये अमेंडेड है, लास्ट ईयर ही अमेंड हुआ है 2023 में। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन द ई फॉर्म्स INC 6 फॉर कन्वर्जन ऑफ OPC into private or public company other than section 8 company along with the fees with altered EMOA EAOA। बाकी सारे अटैचमेंट्स हट चुके हैं। मैंने आपको बेयर एक्ट अमेंडमेंट दिखाया है। पहले ये सारे अटैचमेंट्स हुआ करते थे, बट अब ये हट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। 2023 में अमेंडमेंट आ चुका है। आप इसको प्लीज अपनी मटेरियल में अपडेट कर लें, प्लीज अपने मटेरियल में इसको अपडेट कर लें। और यहाँ पर लिख दें along with altered EMOA एंड EAOA। आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा INC 6 के साथ, विच इज योर ऑल्टर्ड EMOA ऑल्टर्ड EAOA। बाकी सारे अटैचमेंट्स हट चुके हैं। यस, और उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट में भी एक अमेंडमेंट आया है छोटा सा। यहाँ पर देखो बेयर एक्ट में क्या अमेंडमेंट आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अमेंडमेंट ये है कि यहाँ पर लिखा है ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विद, ROC after examining the latest audited financial statements shall approve the form and issue certificate। पहले था कि आरओसी सब चीज चेक करेगा और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अमेंडमेंट ये आया है कि आरओसी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने से पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आरओसी आफ्टर एग्जामिनिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको एरो करके लिखना होगा आरओसी आफ्टर एग्जामिनिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा शैल, आरओसी आफ्टर एग्जामिनिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल अप्रूव द फॉर्म एंड इशू द सर्टिफिकेट। तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है, छोटा सा अमेंडमेंट है, इसको आप अपनी बुक में करेक्ट कर लें, प्लीज अपनी बुक में करेक्ट कर लें। ये अमेंडमेंट है, प्लीज करेक्ट कर लें अपनी बुक में, मटेरियल में। मैं आपको फिर से बता रही हूँ अमेंडमेंट क्या है। पहले ना आपको जब INC 6 आप फाइल करते थे आरओसी को, तो उसके साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते थे।
बट अब आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अटैच करना है, विच इज ऑल्टर्ड ईएमओए एंड ईएओए। और पहले बस इतना लिखा था कि आरओसी आपको डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, लेकिन अब अमेंडमेंट ये है कि आरओसी को कन्वर्जन रजिस्टर करने से पहले आरओसी हैज टू चेक द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1%। तो आरओसी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, उसके बाद ही जो है आपका कन्वर्जन अप्रूव करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपको ये हेडिंग सही नहीं है, काट दो। अगर आपको 1% कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एमओए अल्टर करना होगा बाय पासिंग रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 122। उसके बाद आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ाना होगा। उसके बाद आप आईएनसी 6 आरओसी को फाइल करेंगे अलॉन्ग विथ ई फॉर्म, अलॉन्ग विथ एमओए एंड ईएओए। और उसके बाद आरओसी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर सब सही होगा तो आपको आपका कन्वर्जन रजिस्टर करके आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल। अब उसी चीज को ना फिर से दिया हुआ है यस, इसी चीज को फिर से दिया हुआ है, प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। अगर आपको 1% कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस क्या है, आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेम वही चीज दिया हुआ है, सेम वही चीज दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या बुलानी होगी, बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी। बोर्ड मीटिंग बुला के आप क्या करेंगे, पीआर पास करेंगे टू अप्रूव द कन्वर्जन। अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, एक डायरेक्टर होगा तो बोर्ड मीटिंग में बुलाने की दरकार नहीं है। अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर होंगे तो आप पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बीआर पास करेंगे, उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाने की दरकार नहीं है, होल्ड जनरल मीटिंग की दरकार नहीं है, इसको काट दो। क्यों बुलाएंगे जनरल मीटिंग, एक ही मेंबर है तो मीटिंग बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर आप सेकेंड पॉइंट में बल्कि लिख दो, सेकेंड पॉइंट में लिख दो बल्कि कि इसको कट करके लिख दो सेकेंड पॉइंट में कि the sole member of OPC shall pass resolution as per section 122। बस इतना लिख दो कि जो सोल मेंबर है वो सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करेगा। मीटिंग बुलाने की दरकार नहीं है, ये गलत है, इसको काट दो। 1% कंपनी के केस में एजीएम का कंसेप्ट ही नहीं होता है, मीटिंग नहीं बुलाते हैं, राइट, मीटिंग बुलाने की दरकार नहीं है। उसके बाद रिजोल्यूशन पास हुआ है तो आप एमजीटी 14 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करोगे, और एमजीटी 14 के साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, जैसे कि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ एसआर, ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, कॉपी ऑफ बीआर। ये सेम है, कॉपी पेस्ट सेम। उसके बाद फॉर्म नंबर आईएनसी 6 आप फाइल करोगे आरओसी को, और जो आप फॉर्म नंबर आईएनसी 6 फाइल करोगे यू हैव टू फाइल इट टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ कन्वर्जन, और उसके साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे। और ये अमेंड हो चुका है, आप सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, बाकी सारे अटैचमेंट्स को काट दो, और यहाँ लिख दो डिलीटेड बाई अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट हो चुका है, यहाँ पर लिख दो। और यहाँ कर दो ऑल्टर्ड ईएमओए एंड ऑल्टर्ड ईएओए। बस एक ही अटैचमेंट लगेगा आईएनसी 6 के साथ, आपको एक ही अटैचमेंट ऐड करना होगा आईएनसी 6 के साथ, विच इज ईएमओ ईएओए। बाकी सारे अटैचमेंट्स काट दो। एंड लास्ट में आरओसी ऑन अप्रूवल ऑफ एमजीटी 14 एमजीटी 16 आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट, बट बिफोर दैट आरओसी कहां पर लिखोगे, आरओसी आफ्टर एग्जामिनिंग, आरओसी आफ्टर एग्जामिनिंग, after examining latest audited financial statement will issue fresh certificate of incorporation। यहां पर आपको क्या बोला है कि आरओसी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू एनी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 8 कंपनी। बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। सेम चीज को दो बार दिया हुआ है, आपको बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होगी, बीआर पास करना होगा, फिर आप जो है बेसिकली रेजोल्यूशन पास करोगे, फिर आपको आईएनसी 6 फाइल करना होगा आरओसी को अलॉन्ग विथ ईएमओ ईएओए, फिर आरओसी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। देखा जाए तो ये जो प्रोसेस दिया हुआ और ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, तो दोनों में सेम चीज ही दी हुई है, रिपीटेड सेम चीज 2 बार दी हुई है।
तो आप दोनों में से कोई एक जगह से पढ़ सकते हो। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा के 2 या 3 करना है। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम डायरेक्टर बढ़ा के 2 करना है, और पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम डायरेक्टर बढ़ा के 3 करना है। आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा के 2 या 7 करना है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम मेंबर बढ़ा के 2 करना है, और अगर आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम मेंबर बढ़ा के 7 करना है। और आपको सेक्शन 18 का कंप्लायंस तो करना ही है, वो तो हमें पता ही है। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कन्वर्शन। उसके बाद आप एमओए ऑल्टर करते हैं इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 122, यानी कि रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं, मीटिंग बुला के नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 आप रेजोल्यूशन पास करते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? यस। और उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें स्टार मार्क कर लो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ अबाउट 1% कम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तो माइनर है, माइनर कभी भी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता, और ओपीसी का बेनिफिशियरी भी शेयर नहीं खरीद। माइनर किसी भी तरीके से हुआ नहीं रहता, माइनर ओपीसी नहीं बना सकता, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा। जो माइनर है, छोटा बच्चा, वो ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, ना ही बेनिफिशियरी शेयर्स होल्ड कर सकता है अपने गार्जियन के नाम पे, और ना ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। तो यहाँ पर देखो, माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर और नॉमिनी of one person company, and minor cannot hold any shares with any beneficial interest in case of one person company, and one person company can't be incorporated into section 8। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1% कंपनी का टोटल अलग कंसेप्ट है। यू के नॉट, आप 1% कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, ना ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एज ए सेक्शन 8 कंपनी, और ना ही कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सेक्शन 8 कंपनी। यू कैन नॉट कन्वर्ट अ 1% कंपनी इनटू सेक्शन 8 कंपनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि 1% कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1% कंपनी जो है वो एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती, और किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, शेयर्स या डिबेंचर्स या किसी भी सिक्योरिटी में। तो 1% कंपनी आपने धंधा करने के लिए बनाया है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी बनाए हो। तो 1%, देखो एनबीएफसी बहुत टेक्निकल एक्टिविटी होती है, 1% खुद कंपनी नहीं कर पाएगी उसको, एंड स्पेसिफिकली आप आरबीआई के दायरे के अंदर आ जाते हो उसके अंदर। तो 1% कंपनी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, और कभी भी 1% कंपनी दूसरी कंपनीज के शेयर्स डिबेंचर्स परचेज नहीं कर सकती। 1% कंपनी कभी भी दूसरी कंपनीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, चारों रिस्ट्रिक्शंस। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, 1% और कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अब अगर ये हो गया ना तो आपका सेकेंड वाला भी इजीली हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ टू द नेक्स्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी। अब देखो यहां से प्राइवेट कंपनी क्यों है, ऊपर तो था कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक, मतलब आप ओपीसी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जी हाँ, बट क्या आप पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो? आप पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट अ पब्लिक कंपनी इनटू ओपीसी, यू कैन नॉट कन्वर्ट अ पब्लिक कंपनी इनटू ओपीसी। क्यों मैम, क्यों? कि ओपीसी हमेशा 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 प्राइवेट कंपनी के नेचर में होती है, ओपीसी कभी भी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती, ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी के ही नेचर में होती है। देखो हर कंपनी या तो पब्लिक होगी या तो प्राइवेट होगी, हर कंपनी या तो पब्लिक होगी या तो प्राइवेट होगी, ओपीसी हमेशा प्राइवेट होती है, कभी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप पब्लिक कंपनी को डायरेक्टली ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो पहले आप पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करके प्राइवेट कंपनी बनाओ, और फिर आप उस प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करके ओपीसी बनाओ। तो वो टू स्टेप हो जाएगा। पहले आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करो, फिर आप प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट करो। आप डायरेक्टली पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी के नेचर में होती है, पब्लिक कंपनी के नेचर में नहीं होती है। लेकिन मैम क्या हम सेक्शन 8 कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंप्लीट डिफरेंट कंसेप्ट। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, तो एक चीज ध्यान में रखना, ना ही आप ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, और ना ही आप सेक्शन 8 कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई हम पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम सेक्शन 8 कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मैम इतना समझ में आ गया कि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम ये तो बहुत अच्छे से
आ गया कि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ही 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन इज ये उठता है कि कैसे कैसे हाउ यू कैन डू दैट, हाउ यू कैन कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी। तो देखो, प्राइवेट कंपनी में आपको पता है मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, तो 2 मेंबर तो होंगे, या तो 2 से ज्यादा होंगे या तो 2 होंगे। पर 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है, सिंगल मेंबर होता है ना, नेम इटसेल्फ सजेस्ट 1 पर्सन कंपनी। तो मेंबर एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता 1 पर्सन कंपनी में। तो डोंट यू थिंक आपको एक मेंबर को हटाना होगा, निकालना होगा? तो यहां पर तो उल्टा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर थे, आप एक को निकाल रहे हो, एक छोड़ के जा रहे हैं, आप एक को निकाल रहे हो, और एक को कम करके फिर आप ओपीसी बना रहे हो। ओपीसी में सिर्फ सिंगल मेंबर होना चाहिए। तो भाई साहब, जो मेंबर जा रहा है उसकी कंसेंट लेनी होगी कि नहीं? द आंसर इज यस। यानी कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो यू नीड कंसेंट ऑफ मेंबर्स एंड यू नीड कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स। आपको मेंबर्स और क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी होगी। अगर वो लोग अलाउ करेंगे तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में। आप प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी बाकी सारे मेंबर्स को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, सिर्फ एक ही मेंबर बचेगा ओपीसी में, बाकी मेंबर्स को छोड़ के जाना होगा। तो आपको उनकी कंसेंट लेनी होगी। और उसके अलावा अगर आपने उधार लिया है तो अपने क्रेडिटर से भी। क्यों मैम? क्योंकि ना 1 पर्सन कंपनी को बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं, 1 पर्सन कंपनी को बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप फ्रॉड कर दो अपने मेंबर्स के साथ, अपने क्रेडिटर्स के साथ। इसीलिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको अपने मेंबर से और क्रेडिटर से एनओसी लेना होगा। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन, कि हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कन्वर्ट कर लो। तो यू हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम योर members or creditor. You have to take NOC from your members or creditors. You have to take NOC from your members or creditors. उसके बाद अब आपको मेंबर्स और क्रेडिटर्स जो छोड़ के जा रहे हैं, बेसिकली जो मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो सबसे आपको एनओसी लेना होगा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ के जा सकते हैं, अपने शेयर्स बेच सकते हैं। उसके बाद आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल मिलेगी तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम प्राइवेट टू ओपीसी। तो आपको बेसिकली एमओए में भी ऑल्टर करना होगा। एमओए में ऑल्टर करने के लिए भी एमओए में ऑल्टर करना होगा, एमओए एओए ऑल्टर करना होगा। और एमओए में ऑल्टर करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो फेविकोल एमजीटी 14 30 दिन के अंदर फाइल करना होगा। और एमजीटी 14 के साथ जो अटैचमेंट्स होते हैं वो सब जगह कॉपी पेस्ट है। कॉपी ऑफ बीआर, कॉपी ऑफ एसआर, ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एवरीवेयर कॉपी पेस्ट। उसके बाद अब आप आरओसी को अप्लाई करोगे टू रजिस्टर द कन्वर्जन। आप आरओसी को कैसे अप्लाई करोगे? आप आरओसी को अप्लाई करोगे बाय फाइलिंग अ फॉर्म आईएनसी 6। आईएनसी 6 के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा, विच इज ऑल्टर्ड ईएमओए, ऑल्टर्ड ईओए, एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर, एन एफिडेविट बाय डायरेक्टर एंड मेंबर दैट मेंबर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। माय डियर, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे आईएनसी 6 के साथ। एक है आपका ऑल्टर्ड ईएमओए ईओए, एक है एनओसी ऑफ क्रेडिटर्स एंड एफिडेविट बाय डायरेक्टर दैट मेंबर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। आपको मेंबर्स का एनओसी नहीं अटैच करना है, बल्कि आपको डायरेक्टर से एक एफिडेविट लेना है कि सारे मेंबर्स ने अपनी कंसेंट दे दी। और उसके बाद आरओसी आपको आपके कन्वर्जन को अप्रूव करने से पहले आरओसी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। और ये अमेंडमेंट है ना, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने वाला अमेंडमेंट है। आरओसी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा और आपका नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल, दैट्स सो इजी, दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी। तो सबसे पहले तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 8 कंपनी। आप सेक्शन 8 कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अब आपको कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में, तो आपको अपने मेंबर्स और क्रेडिटर से एनओसी लेना होगा। उसके बाद एमओए ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो एमजीटी 14 फाइल करना होगा 30 डेज। उसके बाद कन्वर्जन को रजिस्टर कराने के लिए आपको आईएनसी 6 फाइल करना होगा आरओसी को अलोंग विथ 3 अटैचमेंट्स। एंड देन आरओसी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और आपका कन्वर्जन अप्रूव करके आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू सी। जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आया? यस।
जल्दी से बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस, सी। ओके, ओके, ओके। अब ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको बुक से पढ़ लेते हैं। देखो, क्या करना है, प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट करना है ना, मेक श्योर करना सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को नहीं कन्वर्ट कर सकते। एनओसी ले लो, एनओसी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर। एमओए ऑल्टर करने वाला तो सेम है, एमजीटी 14 सेम है, आईएनसी 6 सेम है, बस अटैचमेंट 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, बस बाकी पूरा सेम है। मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, ओपीसी टू प्राइवेट एंड पब्लिक या प्राइवेट टू ओपीसी को अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो सिमिलर ही है। बस ओपीसी के केस में ना वोटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। ओपीसी से प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो एसआर की जगह ना रेजोल्यूशन एज पर 122 पास होगा। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर बढ़ाना होगा, ठीक है। फिर आईएनसी 6 आपका सेम है, आईएनसी 6 सेम है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनओसी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर कम हो रहे हैं ना, मेंबर छोड़ के जाएंगे ना। पहले 2 या 7 मेंबर होंगे, अब आपको एक ही मेंबर चाहिए, तो जो छोड़ के जाएंगे उनसे एनओसी लेना होगा। तो मेंबर्स और क्रेडिटर से ये एनओसी वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है। एमओए ऑल्टर तो सभी में करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन तो सभी में पास करते हैं, और इसका फॉर्म हो जाएगा आईएनसी 6। आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा आरओसी को? आईएनसी 6 अलॉन्ग विद अटैचमेंट। फिर आरओसी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। पॉइंट नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी, सॉरी, हाँ, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी। यहाँ पर प्राइवेट कर लो, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी। दिव्या, अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर होंगे तो बोर्ड मीटिंग बुला के बीआर पास करना होगा। अगर एक ही डायरेक्टर होगा तो वो डायरेक्टली जो है रेजोल्यूशन पास कर सकता है बिना बोर्ड मीटिंग बुलाए। बट हाँ, ओपीसी में एक डायरेक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग बुला के बीआर पास करवाना होगा ना। दिव्या, आर यू क्लियर विथ योर डाउट? ठीक है, ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकता है। अगर एक डायरेक्टर हुआ तो बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाना होगा, एक से ज्यादा डायरेक्टर हुआ तो बोर्ड मीटिंग बुलाना होगा। ओके दिव्या, आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, यस। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से पेज नंबर 144 में। पेज नंबर 144 में, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी। लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वर्जन इज गिवन इन सेक्शन 18, रीड विथ रूल 7। अब देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्शन 18 तो सारे कन्वर्जन के लिए अप्लाई होता है और हर कन्वर्जन के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए हैं। तो जो हम अभी वाले कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट टू ओपीसी, इसके लिए सेक्शन 18 है और सेक्शन 18 के साथ साथ रूल 7 है। सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 के साथ साथ रूल 7 है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 पर्सन कंपनी कैन बी इजिली मैनेज विद अ वेरी फ्यूअर कंप्लायंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेनिफिट बता रहा है कि 1 पर्सन कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए यू कैन कन्वर्ट योर 1 पर्सन योर प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर ये गलती से गलत लिखा गया है, यहाँ पर करेक्ट करो, हेडिंग गलत है। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी, हेडिंग ठीक करो, हेडिंग गलत है। हेडिंग ठीक करो, हेडिंग गलत है। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1 पर्सन कंपनी। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करना होगा, प्राइवेट कंपनी को आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी, पीआर पास करना होगा टू अप्रूव द कन्वर्जन। उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाने की तैयारी भी तो करनी होगी, सो यू हैव टू फिक्स डेट टाइम ऑफ जनरल मीटिंग, यू हैव टू अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ऑथराइज डायरेक्टर टू इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये प्रोसीजर सेम है सारे कन्वर्जन में, एकदम सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करना होगा, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करना होगा। उसके बाद आप जनरल मीटिंग बुलाओगे, जनरल मीटिंग बुला के क्या करोगे, हवन करोगे? नहीं 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 नहीं, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। क्या करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। किस लिए? कन्वर्जन अप्रूव करने के लिए, एमओए ऑल्टर करने के लिए, एओए ऑल्टर करने के लिए, 3 काम के लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। कन्वर्जन अप्रूव करने के लिए, एमओए ऑल्टर करने के लिए और एओए ऑल्टर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन एसआर पास करने के पहले आपको एनओसी ले लेना है राइटिंग में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और क्रेडिटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले यू हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स और क्रेडिटर्स एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ही जाके आप कन्वर्जन कर सकते हो और तो ही जाके आप मीटिंग बुला के एसआर पास करोगे। अब एसआर पास हो गया तो एमजीटी 14 तो फाइल करना ही होगा। नाउ यू हैव टू फाइल टू आरओसी एमजीटी 14 विद इन 30 डेज।
और MGT 14 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं जो कॉपी पेस्ट होते हैं हर जगह। ऑल्टर्ड MOA, ऑल्टर्ड AOA, कॉपी ऑफ SR, कॉपी ऑफ BR और नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। कॉपी पेस्ट सेम। अटैचमेंट ऑफ MGT 14 सब जगह सेम होता है, सारे प्रोसीजर में अटैचमेंट ऑफ MGT 14 सब जगह सेम होता है। उसके बाद आपको ई फॉर्म 6 फाइल करना होगा। ई फॉर्म 6 के साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स फाइल करना होगा। अब यहाँ अमेंडमेंट है, यहाँ अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। एक सेकेंड। अरे अरे अरे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर अमेंडमेंट है। हाँ, 3 अटैचमेंट्स लगेंगे आपको। क्या क्या? ऑल्टर्ड EMO EOA, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ copy of NOC of creditor and affidavit from director that all members have given their consent। 3 अटैचमेंट लगेंगे आपको। पहले 4-5 अटैचमेंट थे, अभी 2023 में अमेंड हो चुका है, तो यहाँ पर आपको अमेंडमेंट करना है। देखो, कॉपी ऑफ NOC ऑफ क्रेडिटर्स अभी भी है, शेयर होल्डर्स कट जाएगा। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट PNL कट जाएगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर कट जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर कंफर्मिंग दैट मेंबर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। एफिडेविट ऑफ द डिक्लेरेशन को काट दो, बल्कि मैं बताऊं तीनों अटैचमेंट को ना अलग से ही लिख लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तीनों अटैचमेंट्स ना अलग से ही लिख लो। क्या क्या 3 अटैचमेंट्स है? पहला अटैचमेंट हो जाएगा ऑल्टर्ड, छोटा छोटा लिखना ना, जगह नहीं बचेगी वरना। अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट आपकी बुक में पुराना दिया हुआ है ICSI स्टडी मटेरियल में, फेयर एक्ट से देख करके करवा रही हूँ अमेंडमेंट। ऑल्टर्ड EMOA एंड ऑल्टर्ड EAOA लिखो, 3 अटैचमेंट्स लगेंगे। अब दूसरा हो जाएगा कॉपी ऑफ NOC ऑफ क्रेडिटर्स, और तीसरा अटैचमेंट हो जाएगा एफिडेविट बाई copy of NOC of creditor, affidavit of director confirming that members have given their consent। Affidavit of director confirming that members have given their consent। Members have given their consent। ये 3 अटैचमेंट लगेंगे। अमेंड कर लो प्लीज, अमेंड कर लो। ये पहले 4 अलग अटैचमेंट्स लगती थी, अमेंड हो चुकी है। यहाँ पर लिख दो अमेंडेड, यहाँ पर लिख दो अमेंडेड, अमेंड हो चुकी है माय डियर, प्लीज अमेंड कर लो। अभी अमेंड हो चुकी है 2023 में। मैं फिर से बता रही हूँ क्या अमेंडमेंट है। तो आप फॉर्म नंबर INC से सबमिट करते हो ना ROC को, के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं उसमें अमेंडमेंट है। पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे, बट अब वो अमेंड हो चुका है और अब सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला ऑल्टर्ड EMOA, ऑल्टर्ड EAOA आपको अटैच करना होगा। दूसरा क्रेडिटर्स के NOC का कॉपी, मेंबर्स के NOC का कॉपी नहीं लगेगा। और डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेरेशन की मेंबर्स ने NOC दे दी है। मेंबर्स के NOC के लिए अपन को मेंबर्स की NOC नहीं अटैच करनी होगी, बल्कि डायरेक्टर की एफिडेविट अटैच करनी होगी कि मेंबर्स ने NOC दे दी है, और क्रेडिटर्स की NOC की कॉपी अटैच करनी होगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म नंबर INC 6 के साथ अटैच करना होगा। अब ये लास्ट वाले पॉइंट में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि ROC ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के पहले लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। देखो मैं आपको बेयर एक्ट में दिखा देती हूँ। ये बेयर एक्ट है आपका, यहाँ पर दिखेगा आपको, रुको आने दो, आ गया। ये बेयर एक्ट है आपका, रूल 7 में दिखेगा आपको। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, 5th वाला पॉइंट, ये अमेंडमेंट है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट्स stated therein have been complied with, ROC, after examining audited financial statements, shall approve the form and issue certificate। यानी कि क्या बोला है यहाँ पर बोल रहे हैं कि ROC कन्वर्जन को अप्रूव करने के पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने वाला पॉइंट है, ये अमेंडमेंट है। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। ऑन अप्रूवल ऑफ MGT 14 एंड INC 6, ROC विल इशू सर्टिफिकेट, नहीं बट सर्टिफिकेट इशू करने के पहले यहाँ पर ऐसे करो, लिखो ROC after examining latest audited financial statements, फिर वो इशू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड फिर नाम चेंज कंपनी को कन्वर्ट कर देगा।
जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अब मैंने क्या बताया आपको, आरओसी क्या करेगा, आरओसी पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा कंपनी का, उसके बाद अगर सब सही होगा तो आरओसी कंपनी को क्या करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और कन्वर्जन अप्रूव कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू वन पर्सन कंपनी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना होगा, प्रोसेस क्या है कन्वर्जन का, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बीआर पास करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के पहले आपको एनओसी लेना होगा, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ तो एमजीटी 14 30 डेज के अंदर फाइल करो अटैचमेंट्स के साथ, उसके बाद आईएनसी 6 फाइल करो, ये 3 अटैचमेंट्स के साथ ये अमेंडमेंट है। फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, आरओसी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन। और ये पॉइंट्स रिपीटेड है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइनर जो है वन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। शेयर होल्डर ऑफ न्यू ओपीसी शुड बी, हाँ जो ओपीसी है, ओपीसी का जो शेयर होल्डर होगा वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, यानी कि शुड स्टे इन इंडिया फॉर मिनिमम 120 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर। लिख लो, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है। यहां पर देखो इनकम टैक्स में रेसिडेंट का डेफिनेशन अलग होता है, कंपनीज एक्ट में अलग होता है, और यहां पर भी हर प्रोविजन के लिए अलग अलग रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ओपीसी के लिए रेसिडेंट का डेफिनेशन है, आप रेसिडेंट तब माने जाओगे जब आप मिनिमम 120 डेज इंडिया में रहोगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए और आप इंडियन नेशनैलिटी के होने चाहिए अगर आप ओपीसी के सोल मेंबर बनना चाहते हैं तो। यानी कि जस्टिन बीबर इंडिया में ओपीसी का सोल मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि सोल मेंबर जो है वो इंडियन नेशनैलिटी का होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। और जो शेयर होल्डर है शुड नॉट होल्ड एनी अदर ओपीसी, he or she should not be member of more than one OPC। एक चीज आपको बता दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर संदीप एक ओपीसी बनाता है तो वो सिर्फ एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, एक अकेला बंदा 2 ओपीसी नहीं बना सकता। तो क्या संदीप 2 ओपीसी बना सकता है? नहीं, संदीप सिर्फ एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है और वो एक ही ओपीसी बना सकता है। तो यानी कि एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं ओपीसी के रिगार्डिंग। और इसी के साथ अपना कन्वर्जन कंप्लीट होता है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इंटू वन पर्सन कंपनी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इंटू वन पर्सन कंपनी। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, बहुत ज्यादा इजी है। देखो अगर आपको प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को नहीं कर सकते। अब आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बीआर पास करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो एमओए ऑल्टर करने के लिए। पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के पहले आपको एनओसी लेना होगा मेंबर्स और क्रेडिटर से। उसके बाद आप एमजीटी 14 फाइल करो 30 दिन के अंदर अटैचमेंट्स के साथ, और उसके बाद आप आईएनसी 6 फाइल करो अटैचमेंट्स के साथ, और आरओसी आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और अगर सब सही होगा तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू ओपीसी। क्या आपको अच्छे समझ में आया? हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू ओपीसी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक। अरे एक सेकेंड, पूरा ही मिट जाता है। यस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक। डन? हाँ मैडम डन। क्या कन्वर्जन ऑफ ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और, ये पहले ना आपके पुराने वाले सिलेबस में ना ये भी था, कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड इनटू लिमिटेड बाय गारंटी, पर ना आपके नए आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इसे करवाएं कि नहीं, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है अनलिमिटेड टू लिमिटेड बाय शेयर्स का और लिमिटेड बाय गारंटी टू लिमिटेड बाय शेयर्स का। रूल्स में ना बहुत लंबा प्रोसेस दिया हुआ है, पुराने सिलेबस में था लेकिन नए सिलेबस के आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में ना इन लोगों ने हटा दिया तो शायद नहीं देते होंगे पेपर में, पर आईसीएसआई का कोई भरोसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी दे सकता है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के हटाया है। पुराने वाले सिलेबस में ये दोनों कन्वर्जन भी था, न्यू सिलेबस में इन लोगों ने हटा दिया है। लेट्स नॉट कवर, अगर आप लोग बोलोगे तो कवर कर लेंगे, लेकिन आई थिंक कैन स्किप इट बिकॉज़ नॉट देयर इन आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में इन लोग ने सिलेबस में हटा दिया है कन्वर्जन लिमिटेड वाला, लिमिटेड बाय गारंटी टू लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड टू लिमिटेड बाय गारंटी। एक और कन्वर्जन करेंगे अभी हम लोग, बाकी तीनों फिर हम लोग कल करेंगे, या फिर इस चैप्टर को ना
अपन कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, आज तो कंप्लीट नहीं होगा, तो इस चैप्टर को कल ही कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन ना एक और कन्वर्जन, 4 कन्वर्जन बचे हैं, जिसमें से आज अपन एक और कर लेते हैं, और वो है आपका कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। या फिर एक काम करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी की जगह ना मैं आपको एलएलपी, चलो ना सेक्शन 8 कंपनी और LLP कर लेते हैं। मैम डाउट, हाँ संदीप। इज देयर एनी लिमिट फॉर कन्वर्जन? ओपीसी के लिए पूछ रहे हो क्या? पहले थी, हट चुकी है। Are you asking about compulsory conversion of OPC? Are you asking about compulsory conversion of OPC? नहीं, आप वो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपने पॉइंट किया, मैं आपको बता देती हूँ। पहले ना एक लॉ था कि अगर ना ओपीसी का ना पेडअप 50 लाख से ऊपर चल जाता है या टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चल जाता है, तो उनको कंपलसरी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना होगा। दे कैन नॉट कंटिन्यू एज ओपीसी। पहले ये रिक्वायरमेंट था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 में या 2020 में निर्मला सीतारमण ने अमेंडमेंट लाया और ये कंपलसरी कन्वर्जन को हटा दिया गया, और उसके बाद से ऐसा कोई कंपलसरी कन्वर्जन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ओपीसी का पेड अप 50 लाख से ऊपर चला गया या टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो कंपलसरी कन्वर्ट करना होगा। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ओपीसी का कितना भी पेडअप हो सकता है, कितना भी टर्नओवर हो सकता है, कितना भी पेडअप हो सकता है, कितना भी टर्नओवर हो सकता है। पहले एक कंपलसरी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट थी कि अगर पेडअप टर्नओवर लिमिट क्रॉस करेगा तो ओपीसी को कंपलसरी कन्वर्ट करना होगा। आप कहीं पर लिख लो कि देयर इज नो कंपलसरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी। कोई भी ओपीसी का कंपलसरी कन्वर्जन एज ऑफ नाउ नहीं है। आप चाहो तो आप वॉलंटरली कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो मत करो। और एक और मैं आपको बात बता रही हूँ, पहले ना ओपीसी को लेके एक रेस्ट्रिक्शन था कि ना आप जैसे आज ओपीसी बनाए तो 2 साल तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, 2 साल आपको वेट करना ही होगा, 2 साल के बाद ही कन्वर्ट कर सकते हो। बट अब वो हट चुकी है, अब वो हट चुकी है। ऐसा नहीं है आज आपने ओपीसी बनाया, कल आप कन्वर्ट करना चाहते हो कर लो। जो मिनिमम 2 साल वेटिंग पीरियड था, 2 साल का पहले वेटिंग पीरियड था कि अगर आज आपने ओपीसी बनाई है तो 2 साल तक ओपीसी इनकॉर्पोरेट होने के 2 साल तक आप उसको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और वो बहुत ही पेचीदा लॉ था जो रिस्ट्रिक्ट करता था लोगों को ओपीसी बनाने से, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने उस अमेंडमेंट को अमेंड कर दिया, और अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ओपीसी को कि 2 साल के बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर अगले दिन भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये पहले था लॉ, अमेंड हो चुका है, तो आप इसको कहीं लिख लो अपनी कॉपी में, पेज में, जहां भी आपको खाली जगह मिल रही है। आप अपने लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकते हो, समझने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए कि ऐसा पहले कुछ लॉ हुआ करता था बट अब नहीं है। संदीप आप यही पूछना चाह रहे थे क्या? जनरली लिमिट फॉर कन्वर्जन मतलब कितने बार कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऐसा पूछ रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लिमिट ऑफ कन्वर्जन नहीं है कि एक ही बार कर सकते हो या 2 ही बार कर सकते हो। ऐसा अलग से कोई लिमिट ऑफ कन्वर्जन नहीं है। ओपीसी के लिए पहले थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था बट अब वो सब हट चुका है। आपको जब चाहे, जैसे चाहे, जब कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है कर लो। बस हाँ, सेक्शन 8 कंपनी को आप ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और आप पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप प्राइवेट कंपनी को ही ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। आविक लविदिस, संदीप शायद आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हम कन्वर्जन कर चुके हैं, प्राइवेट टू पब्लिक कर चुके हैं, पब्लिक टू प्राइवेट कर चुके हैं, ओपीसी टू पब्लिक और प्राइवेट कर चुके हैं, और प्राइवेट टू ओपीसी कर चुके हैं। आ जाइए आप नेक्स्ट, आपका कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एनी अदर कंपनी, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू एनी अदर कंपनी। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? प्रोसेस एकदम सिमिलर ही है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट, कुछ ऐसे अलग नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना कि ना सेक्शन 8 कंपनी को ना बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को ना पूरे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, एग्जाम्पशन मिलते हैं। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, जो भी एग्जाम्पशंस आपको मिलते हैं ना वो आपको गिव अप करने पड़ते हैं। जो भी एग्जाम्पशंस आपको मिले हुए रहते हैं, जो भी बेनिफिट्स आपको मिले हुए रहते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी, वो आपको गिव अप करने पड़ते हैं, वो आपको छोड़ने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम जस्ट हमने पढ़ा कि आप सेक्शन 8 कंपनी को 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉट कन्वर्ट अ सेक्शन 8 कंपनी इनटू, can convert section 8 company into any other company, but you cannot convert section 8 company into 1 person company.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। ये कहा दिया हुआ है, सेक्शन 8 में दिया हुआ है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट, सॉरी, सेक्शन 8 किसकी बात करता है? सेक्शन 8 कंपनी की बात करता है। सेक्शन 8 कंपनी की, सेक्शन 8 किसकी बात करता है? सेक्शन 8 कंपनी की बात करता है। सेक्शन 8 कंपनी नाम कहां से आया? सेक्शन 8 से आया ना। आप सेक्शन 8 कंपनी को कैसे रजिस्टर करते हो? तो जो प्रोसेस होता है ना सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का, जो प्रोसेस होता है सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस लेने का या सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का, वो दिया हुआ है सेक्शन 8 में, वो दिया हुआ है सेक्शन 8 में। इसीलिए जो प्रोसेस है सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने का, वो दिया हुआ है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। इसीलिए इस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। तो सेक्शन 8 बोला है कि अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द कंडीशन। क्या आप एक सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी। अब मैम कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी होंगी और कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी, तो वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, आप कभी भी सेक्शन 8 कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट, यू कैन नेवर कन्वर्ट अ सेक्शन 8 कंपनी इनटू वन पर्सन कंपनी। अब यहां पर आ जाओ, प्री रिक्विजिट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, तो स्टार मार्क कर लो। प्री रिक्विजिट यानी कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ प्री रिक्विजिट है। सबसे पहले, सेक्शन 8 कंपनी धंधा करने के लिए नहीं बनती है, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी करने के लिए बनती है। सेक्शन 8 कंपनी आपको पता है, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी करने के लिए बनती है। अब आपको सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो आपको धंधा स्टार्ट करना होगा ना। अब आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना होगा, और प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप बिजनेस नहीं कर रहे थे, अभी तक आप चैरिटी कर रहे थे, तो अभी तक आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि अब हम चैरिटी नहीं करेंगे, अब हम बिजनेस करेंगे, तो आपको अपना बिजनेस प्लान बना के पहले रेडी करना होगा। तो यू शुड हैव अ वेल ड्राफ्टेड बिजनेस प्लान, तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम सेक्शन 8 कंपनी टू एनी अदर कंपनी। यू शुड हैव अ वेल ड्राफ्टेड बिजनेस प्लान। उसके बाद आपको एनओसी लेना होगा फ्रॉम गवर्नमेंट वेयर कंपनी हैज अटेंड स्पेशल स्टेटस और एनी एग्जाम्पशन और ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। क्योंकि आपको पता है सेक्शन 8 चैरिटी कंपनी है, तो सेक्शन 8 कंपनी को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से ग्रांट्स, बेनिफिट्स, एग्जाम्पशंस, स्पेशल स्टेटस मिलते रहता है। तो अगर आपको कोई ऐसा गवर्नमेंट से जस्ट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला है, कोई स्पेशल स्टेटस मिला है, कोई एग्जाम्पशन मिला है, तो वो आपको गिव अप करना होगा और आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेना होगा कि गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। गवर्नमेंट हम कन्वर्ट हो जाए नॉर्मल कंपनी में, अब हमें और चैरिटी नहीं करना है, अब हमें धंधा करना है। अब और अप टू डेट फाइलिंग होना चाहिए। अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, यानी कि अगर आपने MGT 7 या AOC 4 फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट किया है, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले जाओ अपने सारे पेंडिंग MGT 7 और AOC 4 फाइल करो, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हो सेक्शन 8 कंपनी को इनटू एनी अदर कंपनी। फर्स्ट यू हैव टू update your filing, you have to update your filing, your filing should be up to date। आपके कोई भी एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। should have filed all your annual return and financial statement। उसके बाद आपको बोल रहा है नो पार्ट ऑफ द इनकम और प्रॉपर्टी हैव बीन ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिविडेंड, बोनस और अदरवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको पता है। आपको बताओ, करती हूँ दिव्या। देखो यहाँ पर ये फोर्थ वाला पॉइंट पहले मैं बताती हूँ, फिर सेकंड वाला पॉइंट बताऊंगी। फोर्थ वाले पॉइंट में आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब सेक्शन 8 कंपनी ना चैरिटी करने के लिए बनती है, आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनते हो, तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। सेक्शन 8 कंपनी को प्रोहिबिटेड है कि सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकती। सेक्शन 8 कंपनी को प्रोहिबिटेड है कि सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकती, किसी भी तरह का बेनिफिट अपने मेंबर्स को नहीं दे सकती, बोनस नहीं दे सकती, डिविडेंड नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप चैरिटी करने के लिए बने हो। जो भी पैसा आपको मिल रहा है, जो भी ग्रांट्स आपको मिल रहा है, बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, उससे चैरिटी करो। चैरिटी करो, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें लगाओ उस पैसे को, लोगों का भला करो। डिविडेंड क्यों बांट रहे हो यार? आप लोग ने डिविडेंड कमाने के लिए कंपनी बनाई है? नहीं, डिविडेंड कमाने के लिए कंपनी बना रहे हो तो नॉर्मल कंपनी बनाओ। सेक्शन 8 कंपनी क्यों बना रहे हो? सेक्शन 8 कंपनी तो आप चैरिटी करने के लिए बनाते हो ना। सेक्शन 8 कंपनी तो आप चैरिटी करने के लिए बनाते हो, तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए थोड़ी सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो। आप ऐसा कर सकते हो क्या? मान के चलो आपने सेक्शन 8 कंपनी बना दी, बहुत सारा डोनेशन मिल गया, बहुत सारा डोनेशन मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया। अब क्या आप उस पैसे को शेयर होल्डर्स को बांट सकते हो एज अ डिविडेंड? बांट सकते हैं मैम, वो पैसा हमने डिविडेंड कमाने के लिए थोड़ी लिया है डोनेशन,
वो तो चैरिटी करने के लिए लिया है, चैरिटी करो, चैरिटी करो। आप उसको एज अ डिविडेंड नहीं बांट सकते शेयर होल्डर्स को। और इवन जब आप कन्वर्ट करोगे ना सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में, तो जो भी पैसा बचा हुआ होगा ना सेक्शन 8 कंपनी का, पहले तो उससे हम सारी उधारी चुकाएंगे सेक्शन 8 कंपनी की, और उधारी चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उसको शेयर होल्डर्स घर नहीं ले जा सकते, उसको शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। वो पैसा शेयर होल्डर्स का नहीं है, वो पैसा चैरिटी के लिए था, तो वो चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा। और अगर फिर भी कोई पैसा बच जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है उसको आईईपीएफ में ट्रांसफर करो। कहां पर ट्रांसफर करो? आईईपीएफ में। डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आईपीएफ क्या होता है। डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा अपना डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे आईईपीएफ क्या होता है। देखो गवर्नमेंट ने ना इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए एक फंड बनाया हुआ है जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। गवर्नमेंट ने ना इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए एक फंड बनाया है जिसका नाम है आईईपीएफ, जिसका नाम है आईईपीएफ, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर आपके पास सेक्शन 8 कंपनी के पास कोई भी पैसा बच जाता है तो आप उससे उधारी चुका के जो भी बच जाता है आईपीएफ में ट्रांसफर कर दो। क्या आप उसको एज अ शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हो? नहीं। यस, यू हैव टू मेक श्योर दैट पार्ट ऑफ द इनकम और रिसीट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी हैज बीन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड और बोनस। तो ये चारों कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चारों कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, तभी आप एक सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है प्रोसेस में। प्रोसेस क्या है? अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी को अदर कंपनी में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस क्या है? देखो पहले तो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सारे कन्वर्जन में कॉपी पेस्ट है, हेडेक मत लेना कन्वर्जन का। होल्ड बोर्ड मीटिंग पास बीआर फॉर कन्वर्जन, होल्ड बोर्ड मीटिंग पास बीआर। और जनरल मीटिंग की तैयारी करनी होगी तो जनरल मीटिंग का डेट टाइम प्लेस फिक्स करोगे, नोटिस अप्रूव करोगे, डायरेक्टर को ऑथराइज करोगे टू इशू द नोटिस। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। उसके बाद आप जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करोगे, जितना हाईलाइट कर रही हूँ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हाईलाइट कर रही हूँ वो भी मोर देन इनफ है, वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद आप जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करोगे, उसके बाद आप जनरल मीटिंग होल्ड करोगे। जनरल मीटिंग में क्या करोगे? हवन करोगे? नहीं, जनरल मीटिंग में आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे फॉर कन्वर्जन, फॉर ऑल्टरिंग द एमओए। 3 चीजों के लिए आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, कन्वर्जन अप्रूव करने के लिए, एमओए ऑल्टर करने के लिए और एओए ऑल्टर करने के लिए। अब क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तो आपको एमजीटी 14 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना होगा। और एमजीटी 14 के अटैचमेंट सेम है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ एसआर, सेम 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 कॉपी पेस्ट। अब यहां पर एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट मुझे चेक करना होगा, एक सेकेंड। आई थिंक यहां पर एक अमेंडमेंट था। यस, ये अटैचमेंट हट चुके हैं हमें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ये है, छोटू सा अमेंडमेंट है, मैं आपको बेयर एक्ट से भी दिखा देती हूँ, बेयर एक्ट से मैं आपको दिखा देती हूँ। कन्वर्जन हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको बेयर एक्ट से दिखा देती हूँ। छोटू सा अमेंडमेंट है यहाँ पर, आपको अपनी बुक में अमेंड करना होगा, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन। अब मैं आपको दिखाती हूँ अमेंडमेंट क्या है। पहले ये रिक्वायरमेंट थी, आप फॉर्म करते थे ना तो उसके साथ आपको बहुत सारे अटैचमेंट सबमिट करने होते थे, बट अब अमेंडमेंट ये है कि आपको सिर्फ फॉर्म 18 सबमिट करना है, फॉर्म 18 सबमिट करना है आरडी को, उसके साथ कोई भी आपको अटैचमेंट डालने की जरूरत नहीं है। अटैचमेंट हट गया है, अटैचमेंट हट गया है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, ये अमेंडेड वाला लाइन है, ये जो ब्राउन वाला है, ठीक है। तो अटैचमेंट हट गया है, मैं आपको अमेंडमेंट बता रही हूँ। अमेंडमेंट ये है कि आपको ना आरडी से अप्रूवल लेनी होती है। किससे? आरडी से अप्रूवल लेनी होती है, तो आपको आरडी को एक फॉर्म फाइल करना होता है, ई फॉर्म आईएनसी 18, ई फॉर्म आईएनसी 18 आपको आरडी को फाइल करना होता है फॉर कन्वर्जन, फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। बट पहले ना आईएनसी 18 के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स लगते थे, बट अब वो डिलीट हो चुके हैं। अभी मैंने आपको बेयर एक्ट से दिखाया, ये डिलीट हो चुका है, खुश हो जाओ, अच्छी बात है ना आप लोग के लिए, तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, काट दो इसको। अरे भाई अपने मन से नहीं कटवा रहे हैं, बेयर एक्ट से आपको दिखाया, ये क्या हो चुका है मैम? डिलीट हो चुका है, डिलीटेड बाय अमेंडमेंट, यहां पर लिख लो डिलीटेड बाय अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट हो चुका है इसलिए काट रहे हैं।
अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट हो चुका है। पहले ये सारे अटैचमेंट्स लगते थे। बेसिकली आप देखोगे ना तो अटैचमेंट्स बहुत कम हो गए हैं। आईएनसी 6 में भी अपन ने पढ़ा कि पहले बहुत सारे अटैचमेंट्स लगते थे, अब उन्होंने कम कर दिया। आईएनसी 18 में तो एक भी अटैचमेंट नहीं लगेगा, सारे अटैचमेंट्स हटा दिए उन्होंने। यस, तो ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है बेयर एक्ट से पढ़ के अभी मैंने आपको बताया। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको आरडी की अप्रूवल, मैम बिना आरडी के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। तो आरडी की अप्रूवल लेने के लिए आप आरडी को एक फॉर्म सबमिट करते हो, उस फॉर्म का नाम है आईएनसी 18, और उस आईएनसी 18 की कॉपी आप आरओसी को भी सबमिट करते हो। तो ये जो फॉर्म है ना आईएनसी 18, ये आप आरडी को भी सबमिट करते हो और आरओसी को भी। नीचे देखो यहाँ पर दिया हुआ है अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विथ एनेक्शस को काट दो, विथ एनेक्शस को काट दो क्योंकि एनेक्शस हट चुके हैं। सो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एज फाइल टू आरडी शैल आल्सो बी फाइल्ड विथ आरओसी। तो एप्लीकेशन आपने आरडी को फाइल किया, उसकी कॉपी आप आरओसी को भी फाइल करोगे, और यहां पर आपको पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 19 में, उसके बाद आपको फॉर्म नंबर आईएनसी 19 में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा 2 न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसका सर्कुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, यस, और एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका सर्कुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। और उसके अलावा अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो हम उस पर भी पब्लिश कर देंगे, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो हम उस पर भी पब्लिश कर देंगे। और कितने दिन पहले पब्लिश करेंगे? विद इन अ वीक बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू आरडी, यानी कि जिस दिन आप आरडी को एप्लीकेशन दोगे उसके एक वीक पहले आपको आईएनसी 19 में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करना है, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करना होगा। क्यों, मैं बताऊं क्यों यहाँ पर इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। जैसा पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्जन में अपन ने पढ़ा था ना कि भाई ये आरडी का अप्रूवल लगेगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ भी वो सारे चोचले करने होंगे। क्यों मैम, क्यों पता है? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी ना चैरिटी कंपनी होती है और सबका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, पूरी पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। आप चैरिटी कर रहे हो, अब आप अचानक से चैरिटी करना बंद करोगे तो यहाँ पर हमें पब्लिक से पूछना पड़ेगा, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो ना तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होता है। तो अब अगर आप सेक्शन 8 कंपनी से हट रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो भी आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना होगा। यानी कि यहाँ पर 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट है, आपको आरडी का अप्रूवल लेना होगा और आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करना होगा। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आरडी को अप्लाई करने के 1 हफ्ते पहले करोगे। अब आरडी ऑर्डर पास करेगा, अब आरडी ऑर्डर पास करेगा, और अगर आरडी सेटिस्फाई हो जाएगा तो आरडी ऑर्डर पास करेगा कन्वर्जन के लिए, यस 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 यस, और उसके बाद ऑन रिसीट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आरओसी आपके कन्वर्जन को रजिस्टर कर देगा और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, यस, और आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लेगा। देखो सेक्शन 8 कंपनी का जो लाइसेंस था आपका, क्योंकि अब आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आरओसी आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लेगा और आपको फिर से आरओसी को अप्लाई करना होगा फॉर कन्वर्जन इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन द फॉर्म नंबर आईएनसी 20। मतलब अभी तो आरडी जैसे ही अप्रूव करेगा आपकी कन्वर्जन को, तो सबसे पहले आरओसी क्या करेगा? आपका लाइसेंस रिवोक करेगा, आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक। अब आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, अब आपको फिर से अप्लाई करना होगा फॉर कन्वर्जन टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी टू फॉर्म आईएनसी 20। फॉर्म आईएनसी 20 आपको फाइल करके फिर से अप्लाई करना होगा आरओसी को टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। Are we clear with this? तो ये पूरा प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ, कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं आपकी कुछ एडिशनल बातें, दैट कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कंपनी हैज नॉट ट्रांसफर्ड एनी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड, ये कंडीशन है, ऊपर अपन पढ़ चुके हैं। नॉट डिफॉल्टेड इन एनुअल रिटर्न एनओसी, ये तो रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड है, इसको कट कर दो और यहाँ पर लिख दो क्यों कट कर रहे हैं, रीजन लिख दो, रिपीटेड रीजन लिख देना ना क्यों कट कर रहे हो, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये हमने कट क्यों किया। ये हम कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपीटेड है, ऊपर चारों पॉइंट्स ऑलरेडी अपन प्री रिक्विजिट में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। कंपनी कैन नॉट क्लेम प्रिविलेजेस एग्जम्पशन एज एंजॉयड बाय सेक्शन 8 कंपनी आफ्टर कन्वर्जन। मैम जब आप सेक्शन 8 थे तो आपको जो प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस मिल रहे थे अब आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहे। उसके बाद द न्यूली कन्वर्टेड कंपनी हैज टू पे द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द परचेज प्राइस इफ before the conversion of the company has brought any immovable property from the government at a lower rate than market price। बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो कि नॉर्मल एक जमीन है,
उसका वर्थ है 1 करोड़। एक जमीन का वर्थ कितना है? 1 करोड़। लेकिन क्योंकि आप ना सेक्शन 8 कंपनी थे, तो गवर्नमेंट ने ना आपको बेनिफिट दे दिया, क्योंकि आप सेक्शन 8 कंपनी थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये गवर्नमेंट की जमीन थी ना, गवर्नमेंट ने आपको ये जमीन कम रेट में बेच दिया। गवर्नमेंट ने ये जमीन आपको मान के चलो 60 लाख में बेच दिया। 60 लाख में कितना डिस्काउंट मिला आपको? 40 लाख का आपको डिस्काउंट मिल गया। 40 लाख का आपको डिस्काउंट मिल गया। ध्यान से सुनिएगा कि क्योंकि आप सेक्शन 8 कंपनी थे ना, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दे दिया। और ये जो जमीन थी, कुछ असेट आप खरीदे गवर्नमेंट से कम रेट में, कम रेट में खरीदे। मार्केट रेट इसका 1 करोड़ है, लेकिन आपने 60 लाख में खरीदा, यानी आपको 40 लाख का फायदा हो गया। 40 लाख का फायदा हुआ। ये अपन ने क्या सोच के ये फायदा आपको दिया? क्योंकि आप सेक्शन 8 कंपनी थे। अब अगर आप सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट होके नॉर्मल कंपनी बन जाते हो, तो अब हम आपको ये 40 लाख का फायदा तो देंगे नहीं। तो अब आपको ये जो डिफरेंस अमाउंट है 40 लाख, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द प्राइस विच यू पेड, मार्केट प्राइस है 1 करोड़, आपने दिया 60 लाख, यानी कि जो आपको बेनिफिट हुआ 40 लाख, वो आपको कैश गवर्नमेंट को देना होगा बिफोर सच कन्वर्जन। यानी कि आपको जितना भी बेनिफिट हुआ है ना सेक्शन 8 कंपनी के कारण, अब इमवर्ल्ड प्रॉपर्टी तो वो नॉर्मल कंपनी की हो जाएगी, तो हम आपको वो डिस्काउंट अब नहीं देंगे। तो वो जो 40 लाख का आपको डिस्काउंट मिला था ना, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। वो जो डिफरेंस अमाउंट है मार्केट प्राइस और परचेस प्राइस का, वो डिफरेंस आपको पे करना होगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो कि जो कंपनी कन्वर्ट हुई है उसको क्या करना होगा, दे हैव टू पे द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द परचेस प्राइस इफ दे अक्वायर्ड एनी इमवर्ल्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम गवर्नमेंट एट अ लोअर रेट। अगर उन्होंने गवर्नमेंट से पहले कोई इमवर्ल्ड प्रॉपर्टी कम रेट में खरीदी है, तो बाद में अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस था, जो उनको फायदा मिला, वो उनको रीपे करना होगा गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर कोई अनयूटिलाइज इनकम बच गई, यानी कि कोई पैसा बच गया सेक्शन 8 कंपनी का, कोई इनकम बच गया जो यूज नहीं हुई, तो उसको आप पहले क्या यूटिलाइज करोगे? उसको आप यूटिलाइज करोगे टू सेटल द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। उसको आप यूज करोगे टू सेटल द आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड टू पे टू द सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग ड्यूज देने के लिए, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए आप उस पैसे को यूज करोगे। उसके बाद भी अगर बच गया तो आईपीएफ में 30 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यूज, यानी सारी उधारी हमने चुका दी, सारी उधारी हमने चुका दी, उसके बाद भी सेक्शन 8 कंपनी का पैसा बच गया, तो उसको क्या आप शेयर होल्डर्स को बांट सकते हो? नहीं, उसको आपको आईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो भी इनकम थी सेक्शन 8 कंपनी की जो यूज नहीं हो पाई, उसको आपको आईपीएफ में 30 दिन के अंदर ट्रांसफर करना होगा। ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। तो ये जो तीनों पॉइंट है, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको जब आप सेक्शन 8 कंपनी थे, तब आपको गवर्नमेंट से कोई प्रिविलेजेस एग्जाम्पशन मिला है, तो अब वो एग्जाम्पशन और नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप सेक्शन 8 नहीं रहे। जब आप सेक्शन 8 कंपनी थे, तब अगर आपने गवर्नमेंट से कम रेट में कोई इमवर्ल्ड प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो अब आपको वो डिफरेंस पे करना होगा, अब आपको हम वो फायदा नहीं देंगे। दूसरा, अगर कोई इनकम बच गई सेक्शन 8 कंपनी की, अगर सेक्शन 8 कंपनी की कोई इनकम बच गई, सेक्शन 8 कंपनी की कोई इनकम बच गई, तो आपको पहले उससे सारी उधारी चुकानी होगी, और सारी उधारी चुकाने के बाद भी कुछ बच गया, तो आपको 30 दिन के अंदर, कन्वर्जन के 30 दिन के अंदर आपको आईपीएफ में ट्रांसफर करना होगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। मैं एक बार फटाफट से प्रोसेस रिपीट करूंगी। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, बट वो ओपीसी नहीं होनी चाहिए। कुछ प्री रिक्विजिट है, कन्वर्ट करने के पहले आपका बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट से, अच्छा सेकंड पॉइंट दिव्या ने समझाने बोला था ना, सेकंड पॉइंट में फिर से समझा दे रही हूँ कि अगर आपको, जब आप सेक्शन 8 कंपनी थे, तो गवर्नमेंट से आपको कोई ग्रांट मिला, एग्जाम्पशन मिला, बेनिफिट मिला, स्पेशल स्टेटस मिला, तो अब आपको वो छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेना होगा कि गवर्नमेंट हमें ना ये बेनिफिट मिला हुआ था जब हम सेक्शन 8 कंपनी थे, बट हम इसको छोड़ रहे हैं, हम कन्वर्ट हो जाए क्या? तो आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, परमिशन लेना होगा, कन्वर्ट हो जाए क्या, अगर आपको कोई स्पेशल स्टेटस, एग्जाम्पशन वगैरह मिला हुआ है तो। तीसरा, आपका एनुअल फाइलिंग में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, कोई भी इनकम सेक्शन 8 कंपनी का आप शेयर होल्डर को नहीं दिए हैं बाय वे ऑफ बोनस या डिविडेंड। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है कन्वर्जन का? बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, बीआर पास करो, जनरल मीटिंग होल्ड करो, एसआर पास करो फॉर कन्वर्जन, फॉर ऑल्टरिंग एमओए, फॉर ऑल्टरिंग एओए, एमजीटी 14 फाइल करो अटैचमेंट के साथ। फिर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करो आईएनसी 19 में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसका सर्कुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, और वेबसाइट में। कब? आरडी को एप्लीकेशन देने के 1 हफ्ते पहले। फिर आप आरडी को अप्लाई करोगे आईएनसी 18 में, कोई अटैचमेंट नहीं लगेगा, सारे अटैचमेंट कट चुके हैं।
और ये INC 18 की कॉपी आप ROC को भी फाइल करोगे, उसके बाद RD अप्रूव कर देगा, फिर ROC आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लेगा। फिर आपको वापस से एक और बार एप्लीकेशन फाइल करना होगा ROC को टू गेट कन्वर्जन, एंड दैट इज फॉर फॉर्म नंबर INC 20। वापस से आपको फॉर्म नंबर INC 20 ROC को फाइल करना होगा, सो दैट ROC कैन रजिस्टर द कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी, एंड दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस यस। ट्रांसफर करने के लिए अगेन आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ट्रांसफर आप ऐसे नहीं कर सकते सेक्शन 8 कंपनी में, आप ऐसे किसी को बेच नहीं सकते। अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी, एंड वो MOA में इंक्लूडेड होना चाहिए। जो ट्रांसफर करते भी हो तो जो पैसा आता है वो पैसे को आप शेयर होल्डर्स को नहीं बांट सकते हो, पैसे को अगेन आपको सेक्शन 8 कंपनी के लिए यूज करना होगा। और अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो ऑफ कोर्स, तो देखो आप सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो सेक्शन 8 कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो नॉर्मल कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। यस, गवर्नमेंट शेयर्स हैज टू बी रिवर्टेड गवर्नमेंट शेयर कहां से आया? यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, गवर्नमेंट शेयर कहां से आया? यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी इज अ चैरिटी कंपनी, इट्स नॉट गवर्नमेंट कंपनी, इट्स नॉट गवर्नमेंट कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। फंड्स हैव टू बी रिवर्टेड टू गवर्नमेंट। यस, जो भी पैसा बच गया सेक्शन 8 में वो आपको, जो गवर्नमेंट फंड है, कौन सा फंड है? IEPF एक गवर्नमेंट फंड है, आपको उस फंड में डालने होंगे। कौन से फंड में डालने होंगे? एक IEPF फंड है। डिविडेंड वाले चैप्टर में कल पढ़ेंगे, कल संडे, कल भी क्लास होगी, कल क्लास होगी। यस यस यस, ओके। तो यहाँ पर आपको एक बात बोला गया कि जो भी फंड्स आपके बच जाएंगे सेक्शन 8 कंपनी के, वो आपको IEPF में ट्रांसफर करना होगा। नहीं दिव्या, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको अगर परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट से तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 8 कंपनी के जो असेट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू नॉर्मल कंपनी। जो आपकी कंपनी कन्वर्ट हो रही है उसमें इट विल बिकम द असेट्स ऑफ नॉर्मल कंपनी। बट हाँ, फॉर कन्वर्जन यू नीड परमिशन ऑफ RD, फॉर कन्वर्जन यू नीड अप्रूवल ऑफ RD। आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और इसी के साथ हमारा कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू नॉर्मल कंपनी कंप्लीट हो चुका है। और हम कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP कर लें क्या? कन्वर्जन ऑफ कंपनी इसको कल करेंगे, थोड़ा सा बचा है, ये लेसन कल कंप्लीट करके ना हम कल नया लेसन भी स्टार्ट कर देंगे। ये लेसन कल कंप्लीट करके ना हम कल नया लेसन भी स्टार्ट कर देंगे कि थोड़ा सा और कर लें। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और बस 3 टॉपिक बचे हैं इस पर्टिकुलर लेसन के, थोड़ा सा एक हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी और कंपनी इनटू LLP, और लास्ट एक टॉपिक है, दैट्स इट। तो 3 टॉपिक बचे हैं, बाकी हमारा कन्वर्जन वाला लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो एक और लेक्चर लगेगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैम, मेंबर्स अपने पास ही प्रॉफिट डिविडेंड शेयर्स कर दे तो नहीं कर सकते दिव्या, नहीं कर सकते। वही तो मैंने आपको समझाया कि मेंबर्स, सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स डिविडेंड ले ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को अलाउड ही नहीं होता डिविडेंड देना। सेक्शन 8 कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होता है, वो हम चैरिटी के लिए ही यूज कर सकते हैं। वो शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके से बांटा नहीं जा सकता, अलाउड ही नहीं है। और अगर वो करते हो आप तो वो फ्रॉड है, आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा, आपको पेनाल्टी लगेगी। सेक्शन 8 कंपनी को अलाउड नहीं है मेंबर्स को डिविडेंड देना, सेक्शन 8 कंपनी को अलाउड नहीं है मेंबर्स को डिविडेंड देना, मेंबर्स डिविडेंड ले ही नहीं सकते। सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट मेंबर्स के साथ शेयर कर ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी के लिए बनाए हो तो चैरिटी करो, डिविडेंड मत खाओ। आर वी क्लियर विद दिस? तो सेक्शन 8 कंपनी में आप अगर डिविडेंड कमा रहे हो ना, सॉरी प्रॉफिट कमा भी रहे हो, डिविडेंड प्रॉफिट आ भी रहा है कहीं से, इनकम आ भी रही है कहीं से, डोनेशन वगैरह मिल भी रहा है, वो पैसा शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कंपनी नहीं बनाए हैं, हम पब्लिक की चैरिटी करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए हैं। तो उस पैसे से आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, दैट इज प्रोहिबिटेड। यू कैन यूज इट ओनली फॉर पब्लिक वेलफेयर, तभी आपको गवर्नमेंट सेक्शन 8 का लाइसेंस देगी, वरना गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट केस कर देगी और आपका सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर लेगी।
यस ठीक है। तो चलो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल ये लेसन कंप्लीट करके नया लेसन भी स्टार्ट कर देंगे। कल ये लेसन कंप्लीट करके 1 घंटे में नया ये लेसन कंप्लीट करके एक नेक्स्ट 1 आवर हम नया लेसन पढ़ेंगे। तो 2 घंटे अपने लेक्चर होगा, 1 घंटे में लेसन कंप्लीट कर देंगे और 1 घंटे में नया लेसन करेंगे, ठीक है। और कल संडे है, कल क्लास होगी सेम टाइम पे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो, टिल देन कीप लर्निंग बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।